आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विश्लेषण। तो जब कोई एंटरप्रेन्योर एक नया फर्म स्टार्ट करने की सोचता है, तो उसके लिए इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल जो एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, इससे उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस को समझेंगे और एक एंटरप्रेन्योर के लिए इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल जो एनालिसिस है, ठीक है, जो विश्लेषण है, ये क्या होता है। इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस आर वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट ग्रोथ और डिक्लाइन एंड पोजीशन, पोटेंशियल एंड डायरेक्शन फॉर अ बिजनेस। कि ये किस लिए जरूरी होता है, ताकि हम मार्केट को अच्छे से समझ सके। ठीक है, मार्केट में जो चेंज आ रहा है, मार्केट में जो ग्रोथ हो रहा है या जो डिक्लाइन हो रहा है, उस चीज को अच्छे से समझ सके। ठीक है, इसके अलावा किसी भी बिजनेस या व्यवसाय की स्थिति क्या है, उसकी क्षमता क्या है और वो किस दिशा में जा रहा है। कि आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केट है, तो कौन से प्रोडक्ट की मार्केट अपर जा रही है, कौन सी जो है लोअर डाउन जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी, जब हम बाजार का, मार्केट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। इकोनॉमिक की बात करें तो पैसे से संबंधित, सोशल की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है। और टेक्नोलॉजिकल की बात करते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, तो दीज फैक्टर्स आर यूज्ड टू असेस द मार्केट फॉर अ बिजनेस यूनिट। किन कारकों का उपयोग क्यों किया जा रहा है, ताकि एक व्यवसायिक इकाई के लिए बाजार को समझा जा सके, बाजार का आकलन किया जा सके कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने जा रहे हैं तो उसके लिए बाजार सही है या नहीं, क्या लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं, या लोग किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं और किस तरह की आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट को एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा दे हेल्प टू आइडेंटिफाई एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर सेटिंग प्रायोरिटी, अलोकेटिंग रिसोर्सेज, प्लानिंग फॉर टाइम एंड डेवलपमेंट रोड मैप। ठीक है, कि प्राथमिकता निर्धारित करने की जो इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस है, ठीक है, इसके थ्रू आप अपनी प्रायोरिटी जो है उसको निर्धारित कर सकते हैं कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है, आप किस तरह के प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना है जिससे आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इसमें सेटिंग प्रायोरिटी, प्राथमिकता निर्धारित करना, अलोकेटिंग रिसोर्सिस की संसाधन आवंटित करना, और प्लानिंग फॉर टाइम, समय की योजना बनाना, और डेवलपमेंट रोड मैप, विकास रोड मैप के लिए प्रभावी रणनीतियों की पहचान करने में मदद मिलती है। कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने जा रहे हैं, हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इससे इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस से हम अपनी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। क्या कहते हैं, किस रिसोर्स पे हमें खर्च करना है, किस तरह की प्लानिंग करनी है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप कैसे बनाया जाए, तो इससे एक प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है एक एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर को समझें, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर एनालिसिस, आर्थिक कारक को समझे कि किस कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना काम स्टार्ट करने जाता है तो इकोनॉमिक फैक्टर एनालिसिस क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हो तो आप चाहते हो कि आपको उसमें प्रॉफिट मिले, आपको उसमें बेनिफिट हो। और अगर आपको बेनिफिट ही नहीं मिलता किसी व्यवसाय से, ठीक है, किसी काम से, तो आप उस काम को करोगे ही नहीं। ठीक है, तो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल बिजनेस। कि जितने भी बिजनेस है सबका एक जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। ठीक है, इकोनॉमिक इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग बिजनेस। की इकोनॉमिक ही तो महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको किसी बिजनेस से प्रॉफिट होगा ही नहीं तो आप उसको करोगे क्यों। तो सबसे पहले तो हम जो कोई भी काम स्टार्ट तो यही सोच के करते हैं ना कि इससे हमें बेनिफिट हो सकता है, इससे हमें प्रॉफिट हो सकता है। Economic factors have significant impact on how an organization does business and how profitable it is। कि आर्थिक कारकों का इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि कोई संगठन व्यवसाय कैसे करता है और कितना लाभदायक है।
तो आप अगर कोई बिजनेस फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में तो ये होगा ना कि हाँ, इससे हमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, मैं क्या करूं। अगर आप एजुकेशन में हैं तो मुझे मेरे लिए स्कूल खोलना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या मैं कोई कोचिंग अकेडमी खोलूं, कोई कोचिंग सेंटर खोलूं। ठीक है, तो मेरे लिए क्या ज्यादा बेनिफिट होगा, तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि स्कूल से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है या आपको एक कोचिंग सेंटर से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ओके। इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कोई भी हम फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सबसे पहली बात है, जब आप कोई काम स्टार्ट करोगे तो मार्केट से आपको इंटरेस्ट आपको पैसे लेने पड़ेंगे, और वो आपको पैसे कैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेंगे। तो इंटरेस्ट रेट कम है या ज्यादा है, एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, आर्थिक विकास, ब्याज की दरें, विनिमय दर, मुद्रास्फीति और उपभोक्ताओं की देने योग्य आय शामिल है। कई बार आप देखो कोई बिजनेस या कोई काम, कोई व्यापारी एक व्यवसाय गांव में स्टार्ट करता है और शहर में स्टार्ट करता है, तो लोगों की मतलब क्षमताएं क्या है, लोग कितने पैसे दे सकते हैं, लोग कितना खर्च कर सकते हैं। कई बार प्रोडक्ट के रेट इस बात पे भी डिपेंड करते हैं। एक कोचिंग अकेडमी आप विलेज साइड में स्टार्ट करोगे, उसका रेट उसमें फीस कम होगा, और एक आप शहर साइड में स्टार्ट करोगे तो उसका ज्यादा होगा। रीजन क्या है कि शहर सिटी में सब लोग ज्यादा पैसे दे सकते हैं लेकिन विलेज में कम। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक जो एनालिसिस है बहुत जरूरी होता है। फिर अगर हम बात करें सोशल फैक्टर एनालिसिस की, सामाजिक कारक विश्लेषण की, कि सोशल एनालिसिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक्स एंड द टारगेट कस्टमर्स। कि इसमें क्या है, डेमोग्राफी की हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में भी अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उन सब की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक्स, ठीक है, स्टडी प्लस टारगेट कस्टमर्स, कि आपके कौन से कस्टमर टारगेट हैं, आप जो भी प्रोडक्ट लाना चाहते हो, जो भी नई चीज लाना चाहते हो, किस एज के लिए, किस एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए, तो टारगेट कस्टमर भी जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल देखें, जॉनसन बेबी जो प्रोडक्ट है, तो उसका जो टारगेट क्या है, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, दिस हेल्प इन स्टडिंग द पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट, कि यह बाजार के संभावित आकार का अध्ययन करने में मदद करते हैं। ठीक है, कि बाजार का क्या साइज है। ठीक है, आप जिस टारगेट को, जिस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, उसकी क्या पॉपुलेशन है, आपको उससे कितना बेनिफिट मिल सकता है। दिस फैक्टर इंक्लूड, तो इस फैक्टर में क्या क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, कि जनसंख्या वृद्धि, जैसे पूरी दुनिया में भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे हर कंपनी यहाँ पे आके, हर देश की कंपनी आके यहाँ पे अपना मार्केट बनाना चाहती है। ठीक है, फर्म स्टार्ट करना चाहती है क्योंकि उनको पता है कि भारत में उनको बेनिफिट ज्यादा होने वाला है क्योंकि मार्केट बड़ी है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हेल्थ अवेयरनेस क्या है, और हेल्थ अवेयरनेस एंड करियर आउटलुक, कि जनसंख्या वृद्धि, आयु वितरण, स्वास्थ्य जागरूकता, करियर दृष्टिकोण। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसमें सोशल फैक्टर एनालिसिस, ठीक है, का एक पार्ट है। तो इन्हीं का एनालिसिस किया जाता है सोशल एनालिसिस में। ठीक है, तो दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ मार्केटर्स परसीव कस्टमर्स एंड व्हाट मोटिवेट्स देम, कि इनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है कि व्यापारी ग्राहकों को कैसे समझते हैं। ठीक है, आप मार्केट में कोई चीज लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कस्टमर को समझना जरूरी है, उनके इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि जो कंज्यूमर है उनको क्या चीजें पसंद है। आप अगर कोई मोबाइल लाने जा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, कंज्यूमर किस तरह का मोबाइल पसंद करता है। ठीक है, अगर आप कोई खाने का जो प्रोडक्ट है, फूड आइटम है, कुछ लाने जा रहे हैं तो किस तरह के जो लोग हैं, किस तरह का आइटम ज्यादा पसंद करते हैं। ओके। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेड वरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, की व्यापार पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे जैसे कंट्री, जैसे आपको पता है कि अगर मान लो वेस्टर्न कंट्री लें, इंडियन कंट्री लें, तो मार्केट साइज दोनों का अलग है, पीपल का इंटरेस्ट अलग है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो इसलिए कंट्री टू कंट्री जो भी अगर हम बात करें, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेड वरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये कंट्री टू कंट्री अलग होते हैं।
इनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मार्केट को जो सोशल फैक्टर को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, आप किसी भी देश में किसी भी स्टेट में अगर कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इंक्लूड, कि विचार किए जाने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डोमिनेंट रिलीजन, कि प्रमुख धर्म कौन सा है। आप किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वहां पे रिलीजन कौन सा है। ठीक है, वोट आर एटीट्यूड्स टू फॉरेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि विदेशी उत्पादों और सेवाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है। एक टाइम में जैसे आपको पता है कि दिवाली का टाइम इस तरह का आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, जो भी चीजें होनी चाहिए मेड इन इंडिया होनी चाहिए, मेड इन चाइना नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम आप देखो जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, ठीक है, सबके ऊपर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को सब ये जो भी बिजनेसमैन है, ऑन्टरप्रेन्योर है, उनको पता है कि अगर चीजों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होगा तो लोग सामान नहीं लेंगे। तो इसलिए ये भी चीज मायने रखता है कि जो विदेशी प्रोडक्ट है उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, क्या वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिलीजन की बात करें, बहुत सारी सोसाइटी होती हैं, उनमें रिलीजियस कंडीशन होती है कि इस रिलीजन के लोग एक चीज पसंद करते हैं, एक चीज नहीं पसंद करते। तो इसी तरह से मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, किन प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, किस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लाना। ठीक है, डज लैंग्वेज इम्पैक्ट अपन द डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट ऑनटो मार्केट्स, की आप देखो भारतीय मार्केट की बात करें तो इसमें जो भी प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, अगर मान लो तमिलनाडु में प्रोडक्ट जा रहा है तो इंग्लिश के साथ साथ तमिल में भी उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। नॉर्थ इंडिया में आ रहा है तो इंग्लिश के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, स्टेट की लैंग्वेज है, उसमें वो लिखा रहता है, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, समझ सकें। और वही कोई प्रोडक्ट कोई अमेरिकन कंपनी है चाइना में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सारे जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो चाइनीज लैंग्वेज में भी लिखे होंगे। तो लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि सोसाइटी की, उस कंट्री की, उस स्टेट की लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इसके अलावा हाउ मच टाइम टू कंज्यूमर हैव फॉर लेजर, कि उपभोक्ताओं के पास फुर्सत के लिए कितना समय है। ठीक है, और व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन विद इन सोसाइटी, की समाज में पुरुष और महिलाओं की क्या भूमिका है। आजकल जैसे जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे वुमेन के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन अगर हम कहीं रिलीजियस कंट्री की बात करें, ठीक है, ऐसे कंट्री की बात करें जैसे हम ओपेक कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, फीमेल के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहाँ पे अगर हर तरह के ब्यूटी जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च नहीं किए जा सकते, क्योंकि फीमेल के लिए जैसे अफगानिस्तान या ऐसी कंट्री के लिए तो बहुत सारी चीजें फीमेल के लिए जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि उस पर बैन है। ठीक है, तो सोसाइटी में मेल और फीमेल की क्या भूमिका है ये भी मायने रखती है। और अगर हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एनालिसिस की बात करें तो देखिए 21st सेंचुरी है और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रोडक्ट को आसमान में पहुंचा सकती है और जमीन पे ला सकती है। तो आज के टाइम में देखिए धीरे धीरे हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम बैंक के बाहर हमें इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी ट्रांजेक्शन के लिए, कोई भी पेमेंट रिलेटेड जो भी काम होता था, लेकिन आजकल आप सारी की सारी चीजें मोबाइल पे कर रहे हो। एक टाइम शॉपिंग के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता था, लेकिन आजकल जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, सब के सब कोशिश कर रही हैं कि कस्टमर के लिए और क्या कहते हैं ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है कस्टमर्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सके और ऑनलाइन ऑर्डर कर सके और कस्टमर के घर तक पहुंच जाए। जितनी भी कंपनियां हैं हर कोई प्ले स्टोर पे मोबाइल पे अपना एक ऐप लॉन्च कर रही है ताकि पीपल जो है उसको इजीली एक्सेस कर सकें प्रोडक्ट को और इजीली परचेज कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का बाजार पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हर दुकान वाला, हर हम देखते हैं जो एंटरप्रेन्योर है धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने काम को डिजिटली लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है ताकि उसकी जो एनरिचमेंट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड अ मेजर ड्रिवन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए महत्वपूर्ण है और वैश्वीकरण का एक प्रमुख चालक है। कि अगर आप टेक्निकल से जुड़े हैं तो आपके प्रोडक्ट जो है सिर्फ एक स्टेट में, कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीजें आपके आपका जो प्रोडक्ट है फेमस हो सकता है, आपको दुनिया भर के लोग आपको जान सकते हैं। ठीक है,
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग इन थ्री डिस्टिंक्ट वे, कि तीन तरीके से मार्केट को प्रभावित करता है। न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज, की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके। ठीक है। तो अगर हम आज के टाइम में देखें कि जो भी देखो, जैसे आप फोन की बात करेंगे तो पहले आप नॉर्मल फोन आता था बातचीत करने के लिए, लेकिन ठीक है उसमें एफएम आया। ठीक है, उसके बाद उसमें MP3 कैलकुलेटर सारी की सारी चीजें, फिर टच स्क्रीन हो गया। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे टच स्क्रीन का जो साइज है वो बढ़ता गया, और आज के टाइम में देखें तो फ्लिप वाले फोन भी आने लगे हैं, वाटर प्रूफ फोन आने लगे हैं। तो ये उत्पादन के नए नए तरीके हैं। ठीक है। न्यू वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, की माल और सेवाओं के वितरण के नए तरीके, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन थे, अब धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया है, घर बैठे बैठे आपको आपका सामान मिल जाता है। न्यू वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद टारगेट मार्केट। अब देखिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऐप हो, तो धीरे धीरे कंपनियां उसके थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो इस तरह से टेक्निकल फैक्टर का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। और इन सभी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइडर बिजनेस एनवायरनमेंट, की व्यापार कारोबारी माहौल की समझ प्रदान करना। ठीक है। एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, की रणनीतिक सोच के विकास को प्रोत्साहित करता है। और रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द मार्केट, की बाजार के बारे में जो हमारी अवेयरनेस है, जागरूकता है, इससे बढ़ती है। हेल्प टू आइडेंटिफाई द यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी, की अवसरों की पहचान करने, उनका उपयोग करने में सहायक है। ठीक है। तो आप सब अभी B.Ed कर रहे हैं, D.El.Ed कर रहे हैं, और फ्यूचर में आप जब चाहते हैं कि नहीं मुझे कहीं जॉब नहीं करनी, मैं अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, खुद का कोचिंग सेंटर मुझे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको मार्केट को देखना बहुत जरूरी है, कि आप कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किस एरिया में आपको स्टार्ट करना है, जहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। आप आपको किस क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना है, किस एज ग्रुप को आपको पढ़ाना है। ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आप क्या सिंपल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, या कुछ आप नया कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रखना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हों। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने आज जो टॉपिक किया, आप इसको अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और आप एक आगे फ्यूचर में एक अच्छे, और हम कह सकते हैं कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।